आपका हमारे YouTube चैनल एसजेएस में रखते हैं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th में राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, सत्ता की साझेदारी। बच्चों, सत्ता की साझेदारी समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे कि हमारे स्कूल में भी अलग अलग शक्तियाँ, पावर जो है वो बटी होती है। कैसे? जैसे प्रिंसिपल सर से नीचे जो है टीचर जो है वो, फिर टीचर भी जो है क्लास इंचार्ज के रूप में डिवाइड होंगे। फिर क्लास में क्या होता है? मॉनिटर, और मॉनिटर के बाद फिर जो है वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि स्कूल जैसे एक संस्था में भी जो है जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो डिवाइड होती है। तो उस प्रकार से हम किसी भी राष्ट्र की जो सरकार होती है वो किस प्रकार से बटी होती है, किन किन हिस्सों में बटी होती है, या फिर उसकी जो सरकार की जो साझेदारी होती है, सरकार को बनाने के लिए जो साझेदारी की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है, वो सारी चीजें जो है हम आज के चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कि पावर शेयरिंग को मैंने अभी आपको समझाया कि एक स्कूल में किस प्रकार से पावर शेयरिंग होती है। फिर दूसरी बात आती है, यहाँ पे हम पावर शेयरिंग को समझने से साथ साथ जो है दो एग्जाम्पल हमारे पास है, एक बेल्जियम का है और एक श्रीलंका का है। इन दोनों एग्जाम्पलों के आधार पर हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग किस प्रकार से होती है या फिर क्यों जरूरी होती है। तो यहाँ पे बेल्जियम जो कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम, वहाँ का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो बेल्जियम में हम देखते हैं कि बेल्जियम में 50 एरिया है फ्लेमिश में जो है, यहाँ पे बेल्जियम को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, फ्लेमिश और वेलोनिया में आपके 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, और फ्लेमिश में 59% जो है वो डच भाषा बोलने वाले हैं। अगर यहाँ 1% जो है 1% जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो यहाँ मेजॉरिटी में है, और जो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले हैं वो यहाँ माइनॉरिटी में है। तो अगर ये मेजॉरिटी में है तो ये चाहे तो यहाँ पर सरकार बना सकते हैं, और ये माइनॉरिटी में है तो ये सरकार अपने स्वयं की सरकार नहीं बना सकते। पर एक दूसरी बात देखते हैं, ये जो बेल्जियम की जो ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है, इस राजधानी में अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि पूरे बेल्जियम में जो है फ्रेंच माइनॉरिटी में है और डच जो है वो मेजॉरिटी में है, पर उसकी राजधानी में जो है जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं वो 80% हैं, और जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो 20% हैं। तो यहाँ पे बेल्जियम के जो नागरिक थे उन्होंने समझदारी के साथ काम किया, और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे मिलजुल के सरकार बनाएंगे, जिसको हम यहाँ पे सामुदायिक सरकार का नाम देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो है मिलजुल के सरकार बनाने का कार्य किया। और दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है 1948 में भारत के 1 साल बाद जो है स्वतंत्र हुआ था, और उसकी स्वतंत्रता के बाद हमने देखा कि यहाँ पे 57% जो है बौद्धिस्ट थे, और 18% जो है 18% यहाँ पे तमिल भाषा बोलने वाले थे। उस 18% तमिल में भी 13% श्रीलंकाई जो तमिल थे वे थे, और 5% भारतीय तमिल थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, और 7% जो है वो 7% ईसाई क्रिश्चियन जो कि बौद्धिस्ट भी थे और तमिल भी थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने बेल्जियम की तरह सामुदायिक सरकार नहीं बनाई, इन दोनों में जो है सरकार को लेके विवाद हुआ, और उन विवादों की वजह से जो है जो संघर्ष हुए थे, उन विवादों की वजह से जो है ये श्रीलंका जो है आर्थिक संकट से ग्रस्त
हो गया था, ये काफी पिछड़ गया था। तो वहां पे हमने यहाँ पे देखा कि दो राष्ट्र हैं, उन दो राष्ट्रों में एक ने जो है अपनी सर्वसहमति से समुदाय और दोनों समुदाय ने मिलकर जो सरकार बना ली, और एक जो है श्रीलंका जहाँ पे जो अलग अलग समुदाय हैं उन्होंने स्वयं की सत्ता बनाने के लिए, स्वयं की सरकार बनाने के लिए जो है वहाँ पे वाद विवाद होता है, वहाँ पे सहमति नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से जो है पूरे राष्ट्र को नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। फिर यहाँ पे कहता है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग को मतलब यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने देखा श्रीलंका को, हमने यहाँ पे समझा कि श्रीलंका में अगर पावर शेयरिंग नहीं की तो उनको जो है विभिन्न प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे जो है वो जान माल का भी नुकसान हुआ और वो आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गए। फिर यहाँ पे पावर शेयरिंग को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्षैतिज सरकार, क्षैतिज सरकार। तो यहाँ पे क्षैतिज सरकार के जो होते हैं वो 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट रहेगा आपका विधायिका, सेकंड कार्यपालिका, और थर्ड रहेगा आपका न्यायपालिका। तो यहाँ पे क्षैतिज सरकार में क्या रहेगा? यहाँ इसके 3 पिलर होंगे, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो कानून बनाने का कार्य करती है, जिस प्रकार से हमारे भारत देश में जो पार्लियामेंट संसद है वो कानून बनाती है। फिर कार्यपालिका होती है, जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम करती है कार्यपालिका, और उन कानूनों का व्यवस्थित ढंग से उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर वो जो कानून विधायिका द्वारा बनाए गए हैं उनको संज्ञान में लेना, क्या वो वास्तव में जनहित में है, उनको देखना, वो उन पर विचार करना, उन पर मंथन करना, वो न्यायपालिका का काम है। अगर उन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका जो है दोषी को जो है सजा दे सकती है। और न्यायपालिका यहाँ पे एक काम भी कर सकती है, जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं अगर वो जनहित में नहीं है तो न्यायपालिका उन कानूनों में संशोधन करने का या फिर उन कानूनों को खत्म करने का भी काम कर सकती है। मतलब क्या है कि न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका से जवाब तलब कर सकती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली होती है, एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो विशाल, जो बहुत बड़े क्षेत्र में एक देश होता है, कोई भी राष्ट्र होता है। फॉर एग्जाम्पल अपना भारत देश जो है वो एक विशाल देश है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो नागरिक है, उनको संभालने के लिए जो संघीय शासन व्यवस्था जो है आवश्यक हो जाती है। और उस संघीय शासन व्यवस्था को जो है हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग में हमने 2 भागों में डिवाइड की थी और अब जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला जो रहेगा वो केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और थर्ड आपका तीसरा पॉइंट रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ये बाद में हुआ था। तो यहाँ पे सरकार जो है 2 भागों में डिवाइड होगी। मेन तो मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड होगी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार जो है वो पूरे भारत को जो है मॉनिटर करेगी, पूरे भारत में कानून व्यवस्था को देखती है। और जो राज्य सरकार होती है वो पूरे राज्य में, एक स्टेट में जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये अनेक अपने अलग अलग सरकारें होती हैं, और दोनों सरकारों में जो है सामंजस्य बनाना आवश्यक होता है। और फिर हम पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का ही एक हिस्सा है, जो कि मतलब छोटे छोटे गांव तक सरकार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का
निर्माण किया गया था या फिर ये व्यवस्था जो है लाई गई थी। फिर बात आती है कि सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार जो है आप लोगों ने बेल्जियम के एग्जाम्पल से समझा कि विभिन्न देशों में अलग अलग राष्ट्रों में जो अलग अलग समुदायों के जो लोग होते हैं उन्होंने जो है मिलजुल के जो सरकार बनाई है, सभी समुदायों ने जो है मिलजुल के सरकार बनाई है, उस सरकार को हम सामुदायिक सरकार कह सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे बेल्जियम का एक अच्छा एग्जाम्पल समझने की कोशिश की है। फिर इस सामुदायिक सरकार को ही हम अगर भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे कुछ सीटें जो है आरक्षित होती हैं। वो आरक्षित सीटें जो होती हैं वो एक जिस भी क्षेत्र में किसी भी समुदाय कोई भी समुदाय जो अगर बहुमत में है, मतलब बहुताय में है, बहुमत में नहीं बहुताय में मेजोरिटी में है, तो उस समुदाय के लिए जो है वे सीट आरक्षित की जाती है। अगर हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं तो हरियाणा में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में यहाँ पे 2 सीटें जो है वो आरक्षित हैं, एक आपकी सिरसा की और एक आपके अंबाला की। और इसी प्रकार से अगर राज्य विधानसभा में देखते हैं तो 17 सीटें जो है वो आरक्षित रहेगी अनुसूचित जाति के लिए। तो फिर आपका लास्ट पॉइंट रहता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है कि आप देखेंगे कि एक कंडीशन वो होती है कि अपने यहाँ पे जैसे जो लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की 550 सीटें हैं, 550 सीटें जो है लोकसभा की है। अगर 550 में से जो भी राजनीतिक पार्टी अपना बहुमत साबित कर लेती है, कोई भी एक राजनीतिक पार्टी अपना बहुमत साबित कर लेती है, तो वो जो है वो सत्ता में आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएगी। अगर ऐसा ना हो कि एक पार्टी का जो है वो संपूर्ण बहुमत न आए, तो वहां पे क्या रहेगा, मान लो जैसे एक पार्टी के जो है 100 आ जाए, दूसरी के भी 100 आ जाए और तीसरी के भी 100 आ जाए, या फिर एक पार्टी के 50 आ जाए। इस प्रकार से जो है 2, 3, 4 पार्टियां मिलकर 2 या 3 या फिर 4 पार्टियां या फिर 4 से ज्यादा भी हो सकता है, वो जो पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाती है, उस सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अगर हम अभी का एग्जाम्पल लेते हैं तो अपने हरियाणा में पिछली योजना में जो है 14 की योजना में 2014 की योजना में बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, पर अब की बार 19 में जो है वो बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए। तो यहाँ पे जेजेपी के समर्थन में बीजेपी प्लस जेजेपी के समर्थन में जो है सरकार बनाई गई, जिसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने सत्ता की साझेदारी के लिए ये जो 4 मुख्य स्रोत बताए हैं कि भाई सत्ता की साझेदारी के लिए जो है वो कौन कौन से मुख्य स्रोत है या फिर किन किन आधारों पे जो है हम सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। धन्यवाद।